जब भी कोई बात होती है आप लोग कराची पे तनकीद करते हो, जैसा मैंने कहा कि एक मॉरल पैनिक तो क्रिएट हो जाता है एक आधी स्टोरी पे, लेकिन जो सिस्टम के अंदर नकाइस हैं, जिस तरह आज लाहौर में हो रहा है, पेशावर में हो रहा है, कोयटा में हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं हो रहा। वो उसी तरह वो चल रहे हैं, एक आधी स्टोरी आती है, 3-4 दिन डिस्कशन होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसके बाद मामला उसी तरह चलता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, सिस्टम के अंदर या जो ये अदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट है, पुलिस है, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी कमियां कोताहियां हैं। पहला स्टेप तो ये कि हम उनको तस्लीम करें, वो हैं, एडमिट करें कि एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, पंजाब का अगर आप देखें तो जब से मैडम मरियम नवाज साहिबा आई हैं, एक तो उन्होंने सेफ सिटी के प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है, यानी कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ लेके गई हैं। जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन की तरफ जाएं। अब सेफ सिटी से क्या है कि अगर कोई डकैती होती है, कोई इंसिडेंट होता है, या आपने सीसीटीवी जो है ओवरऑल इंप्लीमेंट किया, पंजाब हुकूमत ने ये भी किया, एंड द क्रेडिट गोज टू मरियम नवाज, कि जो कमर्शियल दुकानें उन पे इन्फोर्समेंट की है कि उनके सीसीटीवीज लगे हों और फिर इंश्योर किया, तो अब कोई भी हादसा होता है तो उसको ट्रेस करना आसान हो जाता है। एक तो क्राइम के पीछे जाना, प्रीएम्प्ट नहीं आप कर रहे, लेकिन क्राइम के, क्रिमिनल के पीछे जाना आसान हो गया। वो आपने देखा, जो खवातीन को जो छेड़ते हैं लोग, वो पकड़े जाते हैं बिकॉज आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं मुजरिम क्या है। अब ये जो बात है कि जो रेप हुआ, इट इज अ फेलियर, इट्स अ फेलियर कि वहां एक ऐसा सिस्टम था कि वो खातून को लेके, और भी पुलिस वाले होंगे उसके, उनकी वहां हाजिरी में पुलिस स्टेशन में ये होना, इट्स अ बिल्कुल, इससे बड़ा क्या इंसिडेंट हो सकता है। लेकिन अब क्या कर रही है पंजाब हुकूमत? अब पंजाब हुकूमत जो है वो कैमरे पहना रही है कि पुलिस वाला जो है उनके पास बॉडी कैम्स होंगे। इससे क्या होगा कि जो इंटरेक्शन है उनकी वो मॉनिटर होना शुरू हो जाएगी, तो वहां से चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी कि उनका बिहेवियर कैसा है। अगर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी के साथ, अगर किसी को पकड़ रहे हैं तो क्या उसके वो राइट्स को मजरू तो नहीं कर रहे। तो ये दिस इज व्हाट मरियम नवाज इज डूइंग, शी इज इंप्रूविंग द सिस्टम। और फिर ऑब्वियसली एक सख्ती है। अब आपने ये देखा कि जब पता चला तो पूरे जो है वो जितने भी लोग थे थाने में उनको सस्पेंड कर दिया गया। इसमें प्रॉब्लम कहां आता है? देखिए, छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप समझते हैं कि आइसोलेशन में आप आइन और कानून का एक यूटोपिया क्रिएट कर लेंगे जब आप सियासी मुखालफिन को उनके आईनी राइट्स नहीं दे रहे, उनकी मुलाकातें नहीं करवा रहे, जो मुल्क में ओवरऑल सिचुएशन, वही जो मैंने शुरू में कहा कि हम क्यों ये समझते हैं कि हम 2-3 जगहों पे एक आइडियल निजाम बना लेंगे। आइडियल निजाम बनेगा तो वो हर किसी के लिए बनेगा। अगर घर महफूज होगा तो वो ओन अब्बास बपी का भी होगा और अटॉर्नी जनरल का भी होगा। अगर ओन अब्बास बपी के घर में पुलिस जाएगी तो फिर एक दिन अटॉर्नी जनरल के घर में भी। अब आप एक वो ब्रॉडर सब्जेक्ट के ऊपर, मैं ब्रॉडर ही बात कर रहा हूं ना, मैं उस स्टोरी से मैं जिस तरह मैंने कहा कि ये तो अलामात हैं, बीमारी जो है वो बड़ी है। अब आप ये कह रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं, जो सियासी लीडरशिप है, वो मिलके काम करें या वो सिस्टम को ठीक करें, सिस्टम को मिलके ठीक करें ना। अब उस पे अब आ रहे हैं कि कंसेंसस के साथ चलें। और तो देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या है, ताली देखें 2 हाथों से बचती है। ठीक। खान साहब का मसला ये है कि वो अपने सियासी हरीफों के साथ ना बैठ सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, क्योंकि खान साहब का जो नैरेटिव है वो ये कि वो फरिश्ता है, ही इज द ओनली सोल्यूशन टू पाकिस्तान, बाकी सारे क्रिमिनल्स हैं। और ये उनका नैरेटिव रहा है। और वो इसी बुनियाद पे, जब वो वजीर आजम थे तब भी यही था, जब वो ऑपोजिशन में तब भी यही है। तो वो तो देखें एक इनफ्लेक्सिबल आदमी है जो सियासत के लिए शायद बना ही नहीं था, और शायद उसके लिए पूरे पाकिस्तान, अगर उसने आना है तो सारों को, बाकियों को आप फारिग कर दें या मुल्क से बाहर भेज दें तो तब वो चल जाए, वरना वो ना चले। तो देखिए, द प्रॉब्लम इज नॉट विद PMLN, द प्रॉब्लम इज नॉट विद पीपल्स पार्टी। हमारे जो भी इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन हम मिलकर काम करना भी जानते हैं। खान मिलके काम करना नहीं जानता। तो ये तो देखें, ये अनफॉर्चुनेट है। और हम तभी कहते हैं कि जितना नुकसान खान ने जमहूरियत को पहुंचाया, किसी ने भी नहीं पहुंचा। और वो क्या वजह है? देखें, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की दुश्मनी नहीं है, कोई हमारी कोई जाती कोई लड़ाई तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा रिलेशनशिप बना देंगे कि हम बैठ के बातचीत ही ना कर सके। अब 27 तारीख को इन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है, और उससे पहले एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़, और उसके बाद फिर आपके वज़रा ने आके बयानात वगैरह भी दिए। बेहतर ना होता कि थोड़ी सी पहले तहकीकात कर ली जाती कि मामला है क्या, और फिर एक शख्स का जो इंडिविजुअल का एक्ट है, पूरी सियासी जमात को जिसको करोड़ों वोट पड़ा है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, उसको दहशत गर्दी के साथ जोड़ना, आप समझते हैं कि जमहूरियत की खिदमत है? देखें, इसमें इन चीज़ों को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो क्लैरिटी आ जाएगी लोगों में कि हमने बड़ा जल्दी इल्ज़ाम लगा दिया। देखें, जो इल्ज़ाम हमने लगाया है वो तो PTI ने भी इंडोर्स कर लिया ना। हमने कहा है PTI का वर्कर है, तो PTI वाले भी मान गए उनका वर्कर है। तो ये इसको कितनी देर लगता है तहकीक करने में? अब आपका मैं मोबाइल देखूंगा
तो अगर आपने उसमें जो है वो पीटीआई के झंडे लगाए हुए हैं तो मुझे पता चल जाएगा अतर काज़मी जो है वो असल में पीटीआई का बंदा है। क्या बात है। आपको इसमें मेरी और मियां साहब की तस्वीर नजर नहीं आएगी, आपने वो नहीं उसका जिक्र हो किया। सकता है वो नजर आ जाए तो वो देखें बात ये कि ये हमने उसके ऊपर बात की ना। दूसरी चीज जो फौरन डिटर्मिन हो गई थी कि जिन पे उन्होंने हमला किया वो जो एहलकार थे जीएचयू के, वो कोई उसके रिश्तेदार नहीं थे, तो वो कोई लिंकेज नहीं बना, कोई कनेक्शन नहीं बना ना कि वो उनके ऊपर क्यों हमला करेगा। तो फिर ओनली कनेक्शन जो बना, जो क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आप मेरा फोन खोलेंगे, इसको चेक करेंगे और उसके बाद एक राय कायम करेंगे, वहां पे तो फोन उल्टा पड़ा हुआ है और आपने राय कायम कर ली ना, अभी तहकीकात नहीं हुई, पुलिस की जानिब से अचानक सब कुछ आपने एक बंदे के साथ, मैं उस बंदे की बात नहीं कर रहा, आपने पूरी लीडरशिप को और पूरी जमात को कह दिया कि ये 27 को आएंगे और खुदा न खास्ता ऐसा करेंगे। मैं उस हवाले से कह रहा हूं। देखें ना, अब उस पे आ जाए, अब इनकी तारीख क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका माजी क्या है, ये क्या करते रहे। 9 मई इनके हवाले से हुआ, रेड लाइन खान है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, यही नारे लगाए थे ना। तो ये जब नैरेटिव ये किसके खिलाफ बिल्ड करते हैं, ये अदारों के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जुल्म और ये फलाना ढमकाना, तो अदारों को ये मलाइन कर रहे हैं। तो इनके जो वर्कर्स हैं 9 मई भी इसी तरीके से होता। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, ये कहना कि इनके साथ, अब देखें ये तो चीज तय कि ये नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, अफवाज पाकिस्तान के एंटी जाते हैं, खान साहब की आप ट्वीट्स निकाल के देख लें। तो जब एक लीडर ये तर्ज जो है वो सियासत करे तो उसके वर्कर्स फिर कुछ भी कर सकते हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है, फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है ना जी, कि आप ये नहीं कह सकते कि आपने उनको पंप किया, आपने उनको जो है गुस्सा दिलवाया, आप रोज नफरत के बीज बो रहे हैं, आप हेट्रेड की सियासत को प्रमोट कर रहे हैं, फिर जब वो हेट आ जाए नजर, जामा अमल में आ जाए नजर, तो आप कहें हमारा इससे लेना देना ही नहीं, आप हमें क्यों कह रहे हैं। तो हम ये लिंक जो है वो बना रहे हैं और ये वजह है कि हम ये बातें कर रहे हैं। एक तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात होती है या सूबों की बात होती है, लगता है ऐसे कि शायद रेजिस्टेंस पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा है, आप लोग शायद कुछ हद तक उसके ऊपर राजी हो गए। नहीं देखिए, ये अभी डिबेट हो रही है, मीडिया में डिस्कस हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो कोई इसके ऊपर मूवमेंट नहीं है ऑफिशियली कोई ऐसी। अच्छा, वैसे आप उन 4 लोगों में से जिन्होंने चाइना का मॉडल बड़े डिटेल स्टडी किया, डू यू रियली थिंक कि हमें कुछ ना कुछ डेवोल्यूशन की जरूरत तो है ना चीजों? देखिए, ये 2 डिस्कशंस हैं। एक है वर्टिकल डेवोल्यूशन, जिसपे आप कहते हैं कि 2 टेयर्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, तीसरा टेयर अगर सिंध में है तो वो हैंडीकैप है, वो ना होने के बराबर है, कि तीसरा टेयर हो और वो एम्पावर्ड हो, जिसको लोकल बॉडीज कहते हैं, वो फाइनेंशियली ऑटोनमस हो, उसका जो है वो कंटिन्यूस हो, वो एम्पावर्ड हो और वो मोहताज ना हो सूबे का। तो ये कॉन्सेप्ट तो मैं तो इससे एग्री करता हूं। चाइना के अंदर जो डिवॉल्व 5 टेयर्स हैं हुकूमत के, और वो डिवॉल्व हैं, उनके सर्विस डिलीवरी 60% एक्सपेंडिचर जो है ना, जो खर्चा है जो हुकूमत करती है, वो लोकल बॉडीज के जरिए करती है चाइना में। तो यहां तो मेरे ख्याल से 3-4% है, 8% है, बाकी वो सूबा डायरेक्टली जो है वो खर्च करता है। देखिए, मोर ऑफ द सेम, कि आप हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करना चाह रहे हैं कि 2 टेयर सिस्टम है, सेंटर और सूबे आप 4 से 12 बना दें। तो प्रॉब्लम क्या है सूबों के अंदर, क्या इश्यूज क्या हैं? देखें, सूबा आपका इकोनॉमिक कोई डेटा नहीं है सूबों के पास। अगर आप पूछे सिंध की क्या जीडीपी है तो चीफ सेक्रेटरी के पास जवाब नहीं होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट से पूछेंगे कि तुम्हारी क्या जीडीपी है, उसके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो मेजर ही नहीं होती, उनका काम ही नहीं है, उनका मईशत से, कॉमर्स से, इंडस्ट्री से उनकी ओनरशिप ही नहीं है। और जो आपका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, उसका क्या काम है? उसका काम है कि वो जो है आपका एनवायरनमेंट पे आपका फैक्ट्री को ताला लगाए, ईओबीआई पे ताला लगाए, सोशल सिक्योरिटी पे ताला लगाए, एक्साइज पे ताला लगाए, वो आपके जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स पे ताला लगाए। तो उसके जो केपीआईज हैं, जो उसका जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो पेनलाइज करना है इंडस्ट्री को। जबकि चाइना के अंदर ये मॉडल है कि जो मेयर है सिटी का, टाउन का, या जो उनकी पार्टी है, वो इकोनॉमी के लिए, उस शहर की, उस टाउन की इकोनॉमी के लिए वो जिम्मेदार है और इनेबल करता है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट उसको बीजिंग नहीं जाना पड़ता उसके बिजनेसमैन को पॉलिसी बनाने के लिए, वो अपने शहर से बाहर ही नहीं निकलता, शहर के अंदर ही उसके फैसले हो जाते हैं उसके बिजनेस से रिलेटेड। और उनसे पूछा जाता है कि टाउन का अगर जीडीपी $1 बिलियन है तो अगले साल आपने उसको बढ़ाया है, अगले साल आपने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई है। यहां सूबे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा रहे हैं एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, वो कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं जो है एक्सपोर्ट की। तो ये चीजें देखें, आप सूबे और बना लें, लेकिन उससे मसला हल नहीं होगा, लेकिन आप इन मसाइल को हल ना करें। चले फिर आखिरी बात, 2010 से 18वीं तरमीम हुई है, आपको अरबों रुपए जो है वो एनुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो कहां है, वो किधर है इंफ्रास्ट्रक्चर? चले बॉबी साहब में, बलोचिस्तान में, केपीके में आप पूछें कि वो किधर है, ठीक है, अच्छा में तो फिर नजर आता है।